हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे। आज की क्लास में जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोन्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा और भी बायोलॉजी की कई सारे जो बेसिक्स टॉपिक्स थे, सेल वगैरह था, डीएनए आरएनए, उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप हमारे प्लेइंग लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो पाचन ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना हम खाते हैं वो किस तरह से पचता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, हमारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा ऑर्गन जो है उसमें जो है इन्वॉल्व होता है, उन सारे चीज़ों को जो है हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें कई सारे चीज़ जो है हमने यहाँ मेंशन करे, हमने यहाँ पूरा डायग्राम बना दिया है कि हमारा ये मुंह है, मुख है, मुंह से लेकर हमारी जो ये मलाशय होता है या गुदा द्वार कह सकते हैं हम, वहाँ तक के सारे जो है हम लोग डायग्राम को पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। किस तरह से खाना जो है कहाँ पचता है, पानी का अवशोषण कहाँ होता है, कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है खाना को पचाने के लिए, वो सारा चीज़ जो हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसे हम आहार नाल कहते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसे इंग्लिश में। दूसरा जो होता है पाचन ग्रंथि, जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। इसमें आने वाले उन सारे ग्रंथियों को पढ़ेंगे, उन सारे एंजाइम्स को पढ़ेंगे जो क्या करते हैं एक्सटर्नल रूप से जो है हमारे खाना को पचाने में मदद करते हैं। और आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जो इंटरनली, मतलब हम ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल कोई मेन मुख्य तरीके से नहीं बांट सकते हैं, कहने के लिए होता है कि आहार नाल जो है उसमें हम उन सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे जो क्या करते हैं इसमें खाना को पचाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं चीज़ों को। हम देख लेते हैं कि किस तरह से खाना पचाने में जो है बाकी फैक्टर्स काम आते हैं। आहार नाल के अंदर जो है हमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। आहार नाल के अंदर सबसे पहले जो हमें पढ़ने हैं वो है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में हम बैकल कैविटी कहते हैं। जो हमारा मुख होता है, मुंह होता है, जब हम किसी खाना को मुंह में डालते हैं उसके बाद का जो भी प्रोसीजर होता है उसको हम मुख गुहा यानी कि बैकल कैविटी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमें दूसरे पॉइंट्स पढ़ने हैं ये है ग्रास नली। ग्रास नली जो होता है ये फूड पाइप होता है, जो खाना को है मुंह से लेकर पेट में यानी कि आमाशय स्टमक में ले जाने का काम करता है। उसे हम ग्रास नली इंग्लिश में ओइसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली में खाना पचने का कोई प्रोसीजर नहीं होता है, ये सिर्फ खाना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करता है। जब भी हम कोई खाना मुंह में लेते हैं तो ये ढप से ऐसे नीचे नहीं गिर जाता है, पानी पीते हैं तो सीधे नीचे नहीं चला जाता है। वो क्रमाणुकुचन जो है इस तरीके से क्रमाणुकुचन होते हुए यहाँ से नीचे जाता है। जैसे क्रमाणुकुचन का मतलब है कि वो इस तरह से सिकुड़ के खाना को आगे की ओर भेजता रहता है, जिससे जो है खाना बहुत ही धीमी गति से ऊपर से नीचे आती है। नहीं तो पता चलता हम कुछ भारी चीज़ खाए और डायरेक्ट पेट में वो हिट कर देता। इसीलिए जो है ऐसा नहीं होता है। ओइसोफेगस जो है धीरे धीरे खाना को ड्रॉप करता है। हम इसके डिटेल में और बात करेंगे अभी ओइसोफेगस के बारे में। इसके बाद अमाशय आती है। अमाशय को हमें 3 पार्ट में पढ़ने हैं और अमाशय भी किसके अंदर आता है, आहार नली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। तो अमाशय के भी 3 पार्ट्स हैं। इसमें जो है मेनली जो खाना जो है ज़्यादा देर तक, सबसे ज़्यादा देर तक अमाशय में रुकता है। अब अमाशय के कौन से वाले पार्ट में रुकता है इसको हम आपको अमाशय के बाद, अमाशय जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसके बाद हमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, बड़ी आंत और छोटी आंत। सबसे पहले छोटी आंत आता है, हाँ छोटी आंत पहले, इसके बाद बड़ी आंत। छोटी आंत में जो है पूर्ण रूप से खाना पचने का काम और अवशोषण होने का काम जो है ये छोटी आंत में होती है। उसके बाद बड़ी आंत जो है ये खाना पचाने में बिल्कुल भी काम नहीं आता है, क्योंकि खाना जो है ऑलरेडी छोटी आंत में पच जाती है। बड़ी आंत में जो है पानी का अवशोषण होता है, यानी कि जो हम पानी पीते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम जो है वो बड़ी आंत करती है। वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद मलाशय और गुदा द्वार होता है। जो खाना जब खा लेते हैं उसमें से सारे पौष्टिक चीज़ जो है, मिनरल्स जो है जब निकाल लिए जाते हैं तो वो सिर्फ एक मल मात्र बच जाता है। उस मल को हमारे शरीर से निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मल को अपने समय अनुसार नहीं निकालते हैं तो हमें कई सारे बीमारियों को जो है बीमारियों से झेलना पड़ेगा, बीमारी जो है उसका डर रहेगा। तो इसीलिए मलाशय जो है वो समय पे निकालना जरूरी है। अगर मलाशय नहीं निकालेंगे किस तरह का बीमारी हो सकता है, मलाशय में कौन कौन से जो है ये चीज़ मिलाई जाती है के द्वारा, मलाशय कैसे तैयार होता है, ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी पाचक ग्रंथि आती है, इसे हम पाचन ग्रंथि भी कहते हैं या पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। मतलब वैसे सारे ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हमारे काम आते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया में जो काम आते हैं उन सारे ग्लैंड्स को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से बहुमुख क्या है, लार ग्रंथि,
कौन कौन से लार, कौन कौन से एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है उसको यहां पढ़ेंगे। लीवर किस तरह से पाचन क्रिया में मदद करता है। एक्चुअली में लीवर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। लीवर जो है अपने साथ एक पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर को जोड़ के रखता है और गॉल ब्लैडर जो है एक एंजाइम को रिलीज करता है, वो हम आपको अभी बताएंगे प्रोसीजर में, ठीक है। तो हम यकृत के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस यकृत से जुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर का अलग से एक टॉपिक होगा, अलग से एक क्लास होगा। उसके बाद दूसरा चीज इसमें हमें पित्ताशय को पढ़ना है। पित्ताशय का मतलब होता है कि ये गोल ब्लैडर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यकृत ना पढ़ के हम लोग गोल ब्लैडर पढ़ेंगे, यकृत लेकिन उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, हम उसको देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा आता है अग्नाशय। अग्नाशय का अर्थ है पेनक्रियाज। हम पेनक्रियाज को देखेंगे। पेनक्रियाज एक बहुत ही मुख्य अंग है पाचन क्रिया में। ये क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम जो हैं, बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह को रिलीज करता है जो खाना पचाने में बहुत ही मुख्य योगदान तय करते हैं। पेनक्रियाज एकमात्र हमारे बॉडी में ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, इस तरह के एंजाइम को रिलीज करता है। ये एकमात्र ऐसा मतलब पार्ट है जिसको हर टेस्ट पता होता है। हम क्या खाने वाले हैं उसका टेस्ट अगर किसी को बेहतर तरीके से पता होता है तो अग्नाशय को पता होता है। उसको पता है कि किस तरह का एंजाइम उसे रिलीज करना है ताकि हम जो खाना खाएं उसको ये पचा सके बहुत ही आसानी से पेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेनक्रियाज। इसके भी हम प्रोसेस को बताएंगे अभी डायग्राम बनाकर कि किस तरह से ये पाचन क्रिया में इन्वॉल्व होता है। तो पहला जो हमें पढ़ना है आहार नाल पढ़ना है। आहार नाल के ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले आता है मुख गुहा। मुख गुहा मतलब हमारा मुंह होता है। तो मुंह में जो खाना आता है इसमें तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला सबसे लाड़ जो हमें पढ़ने हैं, ग्लैंड्स। उसके बाद दूसरा जो है ये जीव आता है। जीव जो होता है ये खाना में बिल्कुल भी कोई पाचन क्रिया में कोई काम नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट के लिए काम आता है, बस ये टेस्ट के लिए काम आता है। पाचन क्रिया में इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसे अभी हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद दांत। दांत जो होता है ये भी खाना पचाने में नहीं काम आता है, बल्कि ये खाना को तोड़ने में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में, फाड़ने में काम आता है। किसी चीज को काट कर खाने में जो है दांत का काम आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मुख गुहा में सबसे पहले दांत को पढ़ेंगे, फिर ग्लैंड को पढ़ेंगे और जीभ को तो अभी पढ़ना ही नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए काम आता है, पाचन क्रिया में उसका कोई काम नहीं है। तो हम सबसे पहले लार दांत को पढ़ेंगे जो किसमें आता है, मुख गुहा बैकल कैविटी में आता है। उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा द्वार। उसी के बीच में जो है जहां पे आहार नाल, जहां पे पाचन ग्रंथि का काम आता जाएगा, जहां पे लार ग्रंथि आएगी, जहां यकृत का प्रोसेस आता जाएगा, हम बताते चले जाएंगे। पित्ताशय का जहां जरूरत पड़ेगा हम उसके बारे में बताएंगे। अग्नाशय जहां पे प्रोसेस करेगा उसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम जो है इसको इरेज करते हैं, फिर अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें ये मुख गुहा के अंदर जो है बैकल कैविटी के अंदर जो है जो तीन चीज हमें पढ़ने हैं उसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दांत के बारे में स्टडी। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमने बताया आपको कि मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा के अंदर हमें दो चीज़ देखने हैं, एक लार और दूसरा तित। जो दांत जो है वो किस तरह से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में मदद करता है, हम उसको देखेंगे। तो दांत जो है इसके स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं और ये वर्ड जो है जितने भी दांत के डॉक्टर्स होते हैं वो सब जो है इसको यूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों का क्या काम होता है, स्टडी करना और साथ में अपने जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिस करना। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसके स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। मैं लास्ट क्लास में, बायोलॉजी के लास्ट क्लास में आपको एक चार्ट बना के दूंगा जिसमें आप जितने भी अभी तक आपने पढ़ा उन सब की स्टडी को क्या कहा जाता है। फिर भी आप अपने ध्यान में जो है ये छोटे छोटे वर्ड्स को रखे रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि दांत में जो है क्या क्या चीज जो है से निर्माण होता है, दांत किन किन चीजों से बना होता है। तो दांत जो है वास्तव में 85% कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, 10% CaCO3 से बना होता है और 5% जो है कैल्शियम क्लोराइड से बने होते हैं। तो दांत का निर्माण जो है तीन मुख्य चीजों से होता है, 85% कैल्शियम फॉस्फेट, 10% CaCO3 और 5% कैल्शियम क्लोराइड हमें उसमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि दांतों का क्षरण। हालांकि हमें पता क्या होता है कि दांत कैल्शियम से बने होते हैं, बस इतना पता होता है। कौन कौन से कैल्शियम उसमें बहुमुख्य होते हैं, कौन कौन से कैल्शियम कितने पाए जाते हैं, ये हमें पता नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे 85% कैल्शियम फॉस्फेट, 10% CaCO3 और 5% कैल्शियम क्लोराइड जो है हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट जो है दांतों का क्षरण, यानी कि दांत का जो टूट फूट होता है, दांत जो टूट जाते हैं वो किसके वजह से होता है। तो ये फ्लोरीन के कारण होता है, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं फ्लोरीन।
फ्लोरीन के कारण क्या होता है, दांत टूटता है, उसका क्षरण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने हैं कि दांत में 2 लेयर्स देखने को मिलते हैं, पहला इनामेल, दूसरा डेंटाइन बोलते हैं उसको। इनामेल क्या होता है, ये काफी कठोर होता है और दांत के ऊपर में होता है, जो दांत को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, जो दांत को बचा कर रखता है। जिस दिन हमारा इनामेल घस जाता है, किसी वजह से अगर ये डैमेज हो जाता है, तो फिर क्या होता है, यहां से इनामेल हटने की वजह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनामेल के टूटे हुए जगहों पर से कहां पहुंच जाते हैं, डेंटाइन में। और डेंटाइन में जो कैल्शियम फॉस्फेट है, 10% CaCO3 है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है, उसको ऐसे काट काट कर खाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हमारे दांतों में बहुत तेज जो है दर्द उठता है और फिर हम लोग दर्द से परेशान हो जाते हैं। तो क्या डॉक्टर क्या करता है, फिर दवाई डालता है, इसके अंदर के बैक्टीरिया को मारता है और उसके अंदर जो है कैल्शियम वगैरह डाल के जो है पूरी तरह से भर देता है और एक आर्टिफिशियल इनामेल ऊपर से डाल देता है, ताकि क्या हो, ताकि अब जो है इसमें बैक्टीरिया नहीं आ सके, किसी भी तरह का जो है परेशानी नहीं कर सके हमें। तो 2 लेयर्स आपको याद रखते हैं, जो ऊपरी लेयर होता है इसे इनामेल कहते हैं, अंदर वाले को डेंटाइन कहते हैं। और आपने एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि पेंट के जो एडवर्टाइजमेंट होता है, पेंट वो भी इनामेल कहता है अपने आप को। उसके कहने का अर्थ ये होता है कि वो दांतों के इनामेल के जैसा मजबूत है, अगर आप अपने वॉल पे एक बार लगा लेंगे तो किसी भी तरह का परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए वो इनामेल वर्ड का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम आते हैं कि दांत जो है हमारे शरीर में 2 तरह के होते हैं, एक वैसे दांत होते हैं जो हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं, एक ऐसे दांत होते हैं जो हमारे जीवन में बस एक ही बार आते हैं। तो सबसे पहले आता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या होता है, डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं, तो 20 दांत ऐसे हैं जो हमारे जीवन काल में क्या होते हैं, 2 बार आते हैं। एक बार जो जन्म लेने के वक्त आता है, जन्म लेने के बाद आता है, जिसे दूध का दांत हम लोग कहते हैं अपने देहाती लैंग्वेज में। तो दूध का दांत क्या होता है, कुछ दिन बाद टूट जाता है और नया दांत आता है। तो ऐसे हमारे शरीर में 20 दांत होते हैं जो 2 बार आता है, और 2 बार आने वाले दांत को हम डाई मतलब ही 2 होता है, डाइफायोडोंटो कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, इसे हम कहते हैं मोनोफायोडोंटो। अब ये मोनोफायोडोंटो वैसा दांत होता है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। मतलब वैसे दांत जो एक ही बार हमारे शरीर में आते हैं, अगर वो किसी वजह से टूट गया, किसी एक्सीडेंट से टूट गया, तो दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसे दांत को हम अकल दांत से भी जानते हैं। अकल दांत आप जानते होंगे कि हमारे गांव में, हमारे घरों में क्या होता है, अकल दांत बोला जाता है कि तुमको अभी अकल चौ नहीं आया है, अकल दांत नहीं आया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो 2 तरह के दांत जो हमें देखने को मिलते हैं, डाइफायोडोंटो और मोनोफायोडोंटो। इस दोनों में क्या अंतर है कि डाई मतलब 2 बार, मोनो मतलब 1 बार, ये तो पता ही आपको, इससे जो है आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है टाइप ऑफ टीथ देखते हैं कि हमारे शरीर में कितने तरह के दांत होते हैं। इससे पहले हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे शरीर में दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे दांत में, हमारे मुंह में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, जिसमें 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितनी है, 20। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 20 दांत ऐसे हैं जो क्या है, डाइफायोडोंटो है, जो 2 बार आते हैं। तो ऐसे दांत जो 2 बार आते हैं और ऐसे दांत जो जीवन काल में रहते हैं 32। तो हमारे हमसे अगर ये पूछा जाए कि दांतों की टोटल संख्या कितनी होती है जीवन काल में, तो आप बताइए कितने, 52। 52 ऐसे दांत हैं जो हमारे पूरे जीवन काल में होते हैं हमारे शरीर, हमारे मुख में। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने तरह के दांत एक्चुअली में हमारे मुख में होते हैं। तो 4 तरह के दांत हमारे शरीर में होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंसीजर। इंसीजर का क्या काम होता है, इंसीजर हमारे, जब हम किसी चीज को काट कर खाते हैं तो आगे वाला जो 4 दांत होता है इसे हम इंसीजर कहते हैं। और यही चारों दांत क्या करता है, हमें किसी चीज को काट कर खाने में काम करता है। जैसे एप्पल हो गया, मैंगोज हो गया, इस सब को जब हम आगे ऐसे काट कर खाते हैं, सामने वाला दांत ही इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस चारों दांत को ही हम इंसीजर कहते हैं। चलिए अब इंसीजर का संख्या कितना होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, आप अपने मुंह में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं टच करके कि 1, 2, 3 और 4 दांत सामने है। तो 4 दांत अगर नीचे है तो 4 दांत क्या होगा, ऊपर भी होगा। क्योंकि हमारे अगर मुंह को देखें तो जितना दांत नीचे होता है जस्ट
उतना ही दांत हमारे ऊपर भी होता है। और इससे भी बेहतरीन बात यह है कि अगर मैं नीचे वाले दांत को आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं तो जितना दांत और जैसा दांत इस तरफ होता है जस्ट वैसा ही दांत और उतना ही दांत संख्या में भी उतना ही दांत इस तरफ भी होता है। यानी कि अगर हम अपने मुख में दांतों का सिर्फ यहां से लेकर बीच से लेकर और यहां तक स्टडी कर लिए, बस नीचे वाले का यहां तक स्टडी अगर कर लेते हैं दांतों का, तो इसके साथ ये भी कवर और ये भी कवर, यानी कि हम पूरे दांत का स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पूरे दांत को 1/4 भाग में, यानी कि एक भाग तो ऊपर वाला छोड़ ही दिए, नीचे वाला में आधा का स्टडी करेंगे। जैसे ही इस आधे का स्टडी करेंगे अपने आप पूरा दांत हमें आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंसीजर मैंने आपसे कहा, इसका काम क्या होता है, काटने का काम करता है। और इसकी नीचे की संख्या 4 है तो ऊपर भी 4 होंगे, तो 4 और 4 8। इंसीजर की टोटल संख्या कितनी हो गई, तो 8 दांत इंसीजर हमारे बॉडी में होते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कैनिन। कैनिन क्या करते हैं, ये चिड़ने और फाड़ने का काम करते हैं। जो हमारा ये 2 दांत होता है एकदम शार्प नुकीला वाला, यहाँ 2 ऊपर और 2 नीचे, यहाँ नुकीला वाला होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन को इस तरह से ऐसे तोड़ के खाते होंगे, फाड़ के खाते होंगे। तो फाड़ने का काम कौन करता है, जो कैनिन नाम का दांत है ये करता है। ये जानवरों में काफी एक्टिव और काफी नुकीला दिखा देता है। अगर आप कभी शेर को दहाड़ते हुए देखेंगे तो आपको वो दांत देखने को मिलेगा, कैनिन। ठीक है, तो कैनिन की संख्या कितनी होती है, हमारा 1/4 में 1 दांत होता है, 1 दांत होता है। दोनों तरफ देखेंगे 2। अगर नीचे में 2 है तो ऊपर में भी दांतों की संख्या 2 होगी, तो 2 और 2 कितने, टोटल 4 संख्या जो हो गए किसके हो गए, कैनिन के हो गए। इसके साथ कैनिन भी हमें समझ में आ गया। अब कैनिन के बाद जो है जानवरों में ये शार्प होता है, लेकिन आपको एक बात यहाँ याद रखना है कि हाथी के दांत आपने देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से होते हैं। तो हाथी को आपको देख के लगता होगा कि ये भी कैनिन है, नुकीला वाला दांत, चिड़ने फाड़ने का काम, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसका इंसीजर जो है वो बाहर आ जाता है, इंसीजर बाहर आ जाता है। ये जो हमारा 4 दांत होता है ना, इसमें से 1 दांत उसका जो है बाहर आ जाता है, कुछ इस तरीके से। समझ गए बात को? तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हाथी में कैनिन बाहर होता है, नहीं। बाकी जानवर में ये बड़ा और नुकीला होता है, लेकिन हाथी में जो है कैनिन होता है। समझ गए? चलिए अब हम थर्ड देखते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर को देखते हैं। प्रीमोलर जो होता है ये चबाने के काम आता है, और प्रीमोलर की संख्या यहाँ पे 2 है एक साइड में। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2, यहाँ वाला भी 2, क्या होगा, ये दोनों भी प्रीमोलर ही होगा। ये प्रीमोलर तो ये भी प्रीमोलर। तो नीचे में अगर ना तो प्रीमोलर की संख्या 4, तो 4 ऊपर में भी होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। यानी कि प्रीमोलर की संख्या कितने हो गए, 8। और कैनिन की संख्या अभी मैंने आपको बताया 4, और इंसीजर की संख्या भी मैंने आपको बताया 8। तो याद रखेंगे बहुत ही साफ तरीके से। आज बस आप 1/4 को याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे। आपको इतना देखने को क्या मिलेगा, अभी मैंने बताया कि इंसीजर अगर 2 इधर है तो 2 इधर 4। इसके बाद कैनिन अगर 1 इधर है तो 1 इधर, कैनिन की संख्या 4 हो गई, 1 और 1। ध्यान से समझेंगे। सिर्फ अगर नीचे वाले की बात करेंगे तो इंसीजर की संख्या 4, तो 4 अगर नीचे तो 4 ऊपर भी तो होगा, तो 4 4 8। कैनिन की संख्या इधर 1 इधर 1 2, नीचे में अगर 2 है तो ऊपर भी 2, यानी कि 4 कैनिन की संख्या। प्रीमोलर अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, तो 2 और 2 4, और 4 अगर नीचे है तो 4 ऊपर भी होगा, तो 4 4 8 हो गए। अब मोलर की बात करते हैं। तो प्रीमोलर करता क्या है, खाना को चबाने में काम करता है। जो हम खाना को चबा कर खाते हैं उसमें जो है प्रीमोलर और मोलर दोनों का ही काम एक ही होता है, ये चबा कर खाने में काम करता है। तो मोलर की संख्या क्या होती है, तो मोलर की संख्या आप यहां से देखेंगे, अगर 3 इधर है तो 3 ही इधर भी होगा, तो 3 और 3 6। अगर 6 दांत नीचे है तो 6 ही दांत ऊपर भी होगा, यानी कि प्रीमोलर मोलर की संख्या कितनी हो गई, 12। प्रीमोलर अगर 2 इधर है तो 2 इधर होगा, 2 2 4, और 4 नीचे है तो 4 ऊपर, यानी कि मोलर की संख्या 8। कैनिन अगर 1 इधर है तो 1 इधर होगा 2, और 2 अगर नीचे है तो 2 ऊपर होगा 4। इंसीजर की संख्या 2 इधर 2 इधर, 4 अगर नीचे है तो 4 ऊपर, यानी कि 8। इस तरह से आप जो है नंबरिंग को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1/4 पार्ट को समझ लेंगे तो बाकी पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है आपसे इंसीजर की संख्या कितनी है, इसके बाद आपसे कैनिन की संख्या पूछ सकता है, प्रीमोलर की संख्या पूछ सकता है, तो बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके साथ जो है हम चारों पॉइंट को कवर कर लिए। आपको नाम बार बार हम बता रहे हैं ताकि आप हमारे साथ रिपीट करें और समझ जाएं। क्या नाम है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या 4 नीचे 4 ऊपर 8,
इंसीजर के बाद कैनिन की संख्या एक इधर 2 और 2 ऊपर 4। कैनिन के बाद प्रीमोलर की संख्या बात करें 2 इधर 4 और 4 अगर नीचे है तो 4 ऊपर 8 और मोलर की संख्या बात करें तो 3 इधर 6 और 6 अगर नीचे है तो 6 ऊपर 12। तो इस तरह से आप चारों को याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हम आते हैं ये हाँ, दांत के ऊपर में एक पतली लेयर भी होती है। दांत के ऊपर डेंटाइन के ऊपर इनामेल होता है और इनामेल के ऊपर भी एक पतली लेयर होती है जिसे हम फिल्म कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दांत के ऊपर एक पतली लेयर को क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एक डेंटल फॉर्मूला पे। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे में अगर ये तो वयस्क के हो गए, ये जवान आदमी के हो गए, अब बच्चों की बात करें तो बच्चों में इंसीजर भी होता है, कैनिन भी होता है, लेकिन प्रीमोलर जो है वो बच्चों में अब्सेंट होता है। बच्चे में अगर हम देखें तो प्रीमोलर जो होता है वो अब्सेंट होता है, प्रीमोलर आया ही नहीं रहता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होंगे, वयस्क होंगे, वैसे वैसे प्रीमोलर उनका डेवलप करेगा। तो दोनों में से एक भी प्रीमोलर, यानी कि 2 इधर और 2 4 हो गए तो 4 ऊपर 8 प्रीमोलर में से एक भी बच्चे में नहीं होता है। उसके बाद अगर हम मोलर की बात करें तो मोलर में 2 दांत तो होते हैं, पहला और दूसरा, लेकिन ये तीसरा वाला जो है ये नहीं होता है बच्चों में। तो आप याद रखेंगे कि थर्ड मोलर और प्रीमोलर, थर्ड मोलर और प्रीमोलर बच्चों में अब्सेंट होता है, बच्चों में होता ही नहीं है। वो जैसे जैसे वयस्क होंगे वैसे वैसे दांत उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम एक डेंटल फॉर्मूला पे आते हैं कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला को अगर आप समझ गए, डेंटल फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, डेंटल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लेंगे तो आपको दांत के काउंटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डेंटल फॉर्मूला 2 तरह से मैंने बना दिया है, एक वयस्क के लिए और एक बच्चे के लिए। ये एक्चुअली में 2 होता है, मैंने क्या बनाया ये पहले से ही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस आपके लिए जो है स्टडी करके और आया आप तक पहुंचाने के लिए। तो वयस्क में जो होता है ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात समझेंगे कि डेंटल फॉर्मूला में पूरे दांत का काउंटिंग नहीं होता है, वो 1/4 लेते हैं। यानी कि 1/4 का मतलब ये हो गया कि दांत को सबसे पहले 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उसमें से एक हिस्सा का ही स्टडी किया, जिस तरह से अभी तक हम लोग कर रहे थे। यानी कि ऊपर और नीचे 2 दांत हुआ, 2 में से ऊपर वाला को छोड़ देंगे, नीचे वाला में से भी कितना 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इधर, और इसमें भी सिर्फ आधे दांत का जो है डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो आधे दांत में देखेंगे कि यहाँ पे 2 का मतलब है कि 2 कौन हो गया, इंसीजर, 2 इंसीजर हो गए। ये वयस्क में दांत की संख्या ऐसे ही काउंट की जाती है, वयस्क में इंसीजर 2 हो गया, बस 1/4 को देख रहे हैं, 1/4 भाग। कैनिन की संख्या 1 हो गई, प्रीमोलर की संख्या 2 हो गई और मोलर की संख्या 3 हो गई। ये वयस्क का हो गया। तो वयस्क का दांत की संख्या जितना ऊपर जितना नीचे 1/4, जितना नीचे जितना ऊपर, मतलब नीचे वाला दांत में जितना, ऊपर वाला ही दांत में उतना, इसलिए 2 1 2 3 by 2 1 2 3। अगर आपको 2 1 2 3 याद है और नाम याद है तो आपको सब याद है। 2 1 2 3 आप ऐसे दिमाग में भी रिवाइज करेंगे, अगर मान लिए तो 2 1 2 3, 2 1 और 2 3, तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा कि ये इंसीजर हो गया, ये कैनिन की संख्या हो गई, ये प्रीमोलर हो गया, ये मोलर हो गया, ऐसे ही याद हो गया। नाम याद है, नंबर याद है, आप क्या कर सकते हो, डेंटल फॉर्मूला से पूरा का पूरा दांत याद रख सकते हो। उसके बाद बच्चे में अभी मैंने कहा कि देखिए उसमें हमने क्या कहा कि इंसीजर 2 होते हैं भाई, कैनिन होता है भाई, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं। तो प्रीमोलर की संख्या यहाँ क्या हो गई, 0 है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि मोलर में थर्ड मोलर अब्सेंट होता है, तो मोलर की संख्या कितनी हो गई, 2, तो आपको यहाँ 2 देखने को मिलेगा। तो बच्चा का डेंटल फॉर्मूला गया 2102, 2102 क्यों हो गया, अगर आपको बच्चा का 21 और 02 याद है तो आपको अच्छे से याद है, कैसे, जैसे इंसीजर की संख्या 2 और उसके बाद आपको कैनिन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 0 और मोलर की संख्या 2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे दांत का जो टॉपिक है वो आज एंड हो गया। अभी जो है हम मुख गुहा में अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लार को पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं। तो इससे आप समझे होंगे कि दांत जो है किस तरह से खाना को चीड़ फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। अब वो छोटे छोटे टुकड़े जो है लार के पास पहुंचते हैं, तो लार उस पर क्या फंक्शन करता है, कौन कौन से एंजाइम को रिलीज करके उसको क्या बना देता है,
किस तरह से वो पेट के अंदर जाता है अभी हम समझेंगे। तो अभी हमारा खाना जो है कहाँ पे है, मुख में, मुंह में ही है। तो मुंह में अभी उसका क्या हो रहा था, ऑपरेशन, यानी कि चीड़-फाड़ हम लोग कर रहे थे अपने दांतों के मदद से। तो दांत, कौन सा दांत उसको कैसे चीड़ेगा, कैसे फाड़ेगा, कौन क्या करेगा, ये हम समझ गए। अब इस खाना को हम अगली क्लास में जो है लाड़ में लपेटेंगे। लाड़ मतलब हो गया कि उसके अंदर जो एंजाइम है उन सब में जो है इसको हम लपेटेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है ये लार जो है तैयार, खाना में किस तरह से लार लपटाता है और लार कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से लार हमें याद रखने हैं, ये सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें हम सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार के बारे में पढ़ेंगे। सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।